तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन कैसे निकालेंगे? इस डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू लिखें, यहाँ से डेल्टा एस अगर डेल्टा टी बड़ा है तो डेल्टा एस आर्क लेंगे, तो आर्क इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल। देखो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ओ पी क्यू, इसमें डेल्टा एस अगर आर्क है, आर्क इक्वल टू एंगल डेल्टा थीटा इंटू रेडियस आर। अगर इसको हम, और ये कितनी देर में हुआ है? डेल्टा टी टाइम में। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालें डेल्टा एस का और डेल्टा टी का, तो क्या आएगा? देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाला, यानी कि डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो क्या मिला? आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। लेकिन ये हम जानते हैं कि यहाँ जो डेल्टा टी है ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इतना कंटिन्यूसली क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है, यानी कि डेल्टा टी को हम क्या लेंगे? टेंडिंग टू ज़ीरो। सिंस डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि डेल्टा टी वेरी स्मॉल है। कितना स्मॉल? इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। इसको इनफाइनाइटली स्मॉल को इनफाइनाइटेसिमल भी लिखा जाता है, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, या इनफाइनाइटेसिमल भी लिखेंगे तो भी उसका वही मीनिंग होगा। तो डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो हम लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू आर। आर तो टाइम के साथ नहीं बदलता है उसका मैग्नीट्यूड, इसलिए हम आर को लिमिट से बाहर रखेंगे। इधर क्या आएगा? लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये आर है। तो लिमिट जब डिनोमिनेटर का बहुत छोटा हो जाता है तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी क्या हैं? डी एस बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, ओमेगा इसको पढ़ा जाता है, ओमेगा, और ये हमने किसके लिए यूज़ किया है? एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ेंगे, अदरवाइज इसका मीनिंग क्या है? लीनियर वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड व्हाट? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। बट ये हमने अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, ये स्केलर फॉर्म में ही लिखा है अभी, इसीलिए हम इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, एंगुलर स्पीड लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। v इक्वल टू आर ओमेगा ये रिलेशन है। अब वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी हम इसका डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में वेक्टर्स लगाएंगे, तब क्लियरली पता चलेगा कि किस क्वांटिटी पे वेक्टर लगाना है। तो ये रिलेशन आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो v जो है वेलोसिटी वेक्टर है, r रेडियस वेक्टर है, ये भी हम जानते हैं। तो ओमेगा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा वेक्टर है कि स्केलर है? देखो कैसे डिस्कशन करते हैं, इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना, और आगे भी कई बार ये चीज़ काम आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ओमेगा स्केलर है कि वेक्टर है। देखो, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हमने लिख लिया, v हम जानते हैं कि वेक्टर है, r के बारे में हमें नहीं पता, सॉरी r के बारे में पता है, वो रेडियस वेक्टर है, सेंटर से ऑब्जेक्ट के पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। ओमेगा के बारे में नहीं पता कि वो वेक्टर है कि नहीं। देखो अब नया डायग्राम बना लेते हैं तो समझना आसान होगा। तो ये हमने अपना सर्कुलर पाथ बना लिया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया। वेलोसिटी वेक्टर जानते ही हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, आर वेक्टर से 90 डिग्री पर। तो देखो वी वेक्टर है हम जानते हैं, आर वेक्टर है वो भी जानते हैं, ओमेगा के बारे में नहीं पता। तो कैसे हम कंक्लूड करेंगे कि ओमेगा क्या है, और अगर वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में है। तो देखो वी वेक्टर था, हमने वेक्टर लगा दिया, आर वेक्टर था उस पर भी वेक्टर लगा दिया। ओमेगा के बारे में सोचो, अगर ओमेगा वेक्टर नहीं है, अगर ये स्केलर है, ठीक से लिख देते हैं ओमेगा को,
ये W जैसा दिखता है बट ये W नहीं है, ये ओमेगा है। तो ओमेगा को अगर हम स्केलर मान लें, ठीक है, तो ज़रा याद करो कि वेक्टर में अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कई बार बोला जा चुका है कि वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले वेक्टर का था। यानी कि अगर आर वेक्टर में ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई किया, सॉरी ओमेगा स्केलर मल्टीप्लाई किया, तो वही डायरेक्शन रहेगा जो आर वेक्टर का था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आर वेक्टर था, ओमेगा स्केलर था, मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो आर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने से वी आता है, यानी वी का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। लेकिन इस डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है कि वी और आर का डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो लिखा है ये सही नहीं है, ये गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि हमने ओमेगा को स्केलर माना हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ओमेगा को भी वेक्टर मान लिया, ठीक। अगर वेक्टर मान लिया, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से अगर हम वेक्टर्स को लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। या तो आर डॉट ओमेगा होगा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होगा, या फिर आर क्रॉस ओमेगा होगा, ठीक है, दो में से कोई एक ज़रूर होगा। तो मान लो कि हमने डॉट लगा दिया, आर और ओमेगा के बीच में डॉट। डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किया तो उससे मिलने वाली क्वांटिटी भी स्केलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर। मतलब आर और ओमेगा वेक्टर का डॉट करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, हमें मालूम है, ठीक है। इसका मतलब डॉट भी यहाँ नहीं हो सकता। तो अब अगली बात, चलो क्रॉस लगा दिया, ठीक है, क्रॉस लगा दिया तो ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से और एक वेक्टर यदि मिलता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यानी आर वेक्टर होगा, ओमेगा वेक्टर होगा, इतना हमने कंक्लूड कर लिया। इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये भी हमने कंक्लूड कर लिया, क्योंकि इधर एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो आर और ओमेगा के बीच वेक्टर ही क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट ही होना चाहिए। ये भी हो गया, बट अभी भी एक बात बाकी रह गई। वो क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हैं यानी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो कैसे निकाला जाता है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ए क्रॉस बी वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, यानी कि ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पहले लिखा जाए, क्योंकि उसी से रोटेशन डिसाइड होता है कि ए से बी जाना है या बी से ए जाना है। देखो ये बात अगर भूल गए हो तो हम यहाँ पर फिर से रिवाइज कर देते हैं। मान लो ये हमारा ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ठीक है, ऐसे इनको मिला के देख सकते हैं कि इनके बीच कितना एंगल है। अगर ए क्रॉस बी है तो उसका मतलब होता है ए से बी की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना है, ठीक है। देखो अगर ए क्रॉस बी है तो राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे जाएंगे और ये डायरेक्शन आएगा ए क्रॉस बी का। अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना है और थंब फिर अंदर की तरफ होगा, वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर सोचो कि आर क्रॉस ओमेगा लिखें कि ओमेगा क्रॉस आर लिखें, कौन सा सही होगा। तो ये बात हमें पता चलेगी डायग्राम की हेल्प से। देखो जैसे अभी हमने बोला कि अगर ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो इसका ए बी साइन थीटा होगा। डायरेक्शन जो होता है एन कैप, एन कैप कैसे पता लगाते हैं कि ए वेक्टर बनाओ, बी वेक्टर बनाओ और राइट हैंड के फिंगर्स को जो वेक्टर पहले लिखा है उसके हेड से बाद वाले के हेड की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना है। तो ए का हेड इधर है, बी का हेड इधर है, राइट हैंड के फिंगर्स को अगर ए के हेड से बी के हेड की तरफ ले जाओगे तो फिंगर्स ऐसे जाएंगे और जो थंब है वो ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन होगा, यानी एन कैप इस तरफ होगा, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ देखो इस डायग्राम में हमें किसका किसका क्रॉस करना है। हमें क्रॉस करना है आर और ओमेगा का, ठीक है। तो आर क्रॉस ओमेगा करना है जिससे कि वी मिल जाए। तो इसमें हमें वी का डायरेक्शन पता है, आर का डायरेक्शन पता है, ओमेगा का नहीं पता है। तो इधर देखो
कैसे हम इसको पता लगाएंगे कि ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करो कि वी आ जाए। ज़रा ध्यान से समझना है, यहाँ पे समझने वाली बात है। आर और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट यानी राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से मोड़ो कि वी का डायरेक्शन आ जाए। तो वी हमें पता है, आर पता है, देखो कैसे होगा। अगर आर से ओमेगा की तरफ हम फिंगर्स को टर्न करेंगे तो वी आना चाहिए। ओमेगा किधर है हमें नहीं मालूम है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर देखें तो ए क्रॉस बी अगर इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, तो ए बी साइन थीटा एन कैप किधर आता है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये जो वी वेक्टर है ये उस प्लेन में नहीं होगा जिसमें आर और ओमेगा होंगे। फिर से सुनो, वी वेक्टर उस प्लेन में नहीं होगा जिसमें आर और ओमेगा होंगे। वी वेक्टर आर और ओमेगा के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ओमेगा वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में नहीं हो सकता। ठीक है, एन कैप जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो वी वेक्टर है वो आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वी वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है ये तो दिखाई दे रहा है, बट ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट मीन्स ओमेगा वेक्टर किधर होना चाहिए, ओमेगा वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे होना चाहिए या फिर बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ होना चाहिए। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो मान लो कि ओमेगा वेक्टर ऐसे है बाहर की तरफ, ठीक, और आर वेक्टर ऐसे है, तो आर से ओमेगा की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ और देखो वी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आर वेक्टर ऐसे था, उस तरफ दिखाई दे रहा है, और ओमेगा वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ। तो हमें कैसे घुमाना पड़ेगा फिंगर्स को, आर से ओमेगा की तरफ। ये राइट हैंड को ऐसे रखा, ठीक है, आर वेक्टर इधर है, ये दिख रहा है। ओमेगा अगर हमने इस तरफ मान लिया तो आर से ओमेगा की तरफ फिंगर्स को मोड़ा, वी वेक्टर ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ क्या दिख रहा है, वी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ओमेगा का ये डायरेक्शन सही नहीं है। ओमेगा को अगर हम अंदर की तरफ लिखें तब आएगा क्या सही, तब आर से ओमेगा की तरफ मोड़ा, वी इधर आया। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन हमें सेंस ऑफ रोटेशन का भी ध्यान रखना है। जो सेंस ऑफ रोटेशन है हमारा वो किधर है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, इधर वेलोसिटी यानी उसके बाद ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो सेंस ऑफ रोटेशन ओमेगा से डिनोट होता है। तो ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये है, इधर से इधर जा रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मोड़ोगे ऐसे तो ये सेंस आ रहा है रोटेशन का, और थंब आ रहा है इस तरफ, यानी ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, ऐसे डॉट बनाया और यहाँ लिख दिया ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा का डायरेक्शन पता चल गया, इस तरफ है। तो अब देख लो क्या आर क्रॉस ओमेगा सही होगा या ओमेगा क्रॉस आर सही होगा। ठीक है, कैसे डिसाइड होगा, राइट हैंड से, ओमेगा डायरेक्शन में पता चल गया। तो आर क्रॉस ओमेगा अगर करते हो, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखा और ओमेगा बाहर की तरफ है, इधर मोड़ा, तो बी नीचे आ रहा है, जो कि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत है, यानी आर क्रॉस ओमेगा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, क्या ओमेगा क्रॉस आर होगा, देख लेते हैं। ओमेगा क्रॉस आर का मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा की तरफ रखो, फिर आर की तरफ मोड़ो। तो ओमेगा बाहर की तरफ है, तो हमने राइट हैंड के फिंगर्स को बाहर की तरफ रखा, और आर ये दिखाई दे रहा है, तो फिंगर्स को ओमेगा से आर की तरफ मोड़ा, थंब इधर आ गया, देखो वी वेक्टर इधर आ गया, ये बिल्कुल सही है। यानी कि आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा क्रॉस आर होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया वी आर और ओमेगा का रिलेशन, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का रिलेशन। तो v इक्वल टू हो गया ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम वापस अपने सेंट्रीपिटल फोर्स पर आ जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने अभी डिस्कस किया था, वो कितना था, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस आर कैप। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था। माइनस आर कैप का मतलब है डायरेक्शन विच इज़ अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे होगा। ठीक है, ओमेगा के टर्म्स में अगर लिखना है तो v की वैल्यू यहाँ से, यहाँ v स्केलर फॉर्म में है तो यहाँ से v की वैल्यू स्केलर फॉर्म में अगर लिखें, स्केलर फॉर्म में अगर लिखें तो v इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इंटू आर। ठीक, देखो कैसे हमने लिखा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। अगर हम इसको सॉल्व करें ओमेगा क्रॉस आर को तो क्या लिखेंगे, ओमेगा आर साइन पाई बाय 2 इंटू एन कैप। ठीक है, तो v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा आर साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1 इंटू एन कैप, यानी कि v की जो वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा आर इंटू एन कैप। तो अगर हमें स्केलर वैल्यू लेनी है v की तो क्या हो जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, या v इक्वल टू आर ओमेगा, कुछ भी कहो। तो v की इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लिख दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में हमें पता चल जाएगी। तो v की वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर F इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, v की जगह क्या लिखा, r ओमेगा माइनस आर कैप। तो F इक्वल टू क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर और r का एक पावर यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आएगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू माइनस आर कैप। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो ये डायरेक्शन है, इसको हटा दो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन का तो पता चल ही गया कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो हम उसको अब बार बार नहीं लिखेंगे, बस अब मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, हाउ मच, m v स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r। ये दो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट फॉर्म में, जिस फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस फॉर्म को यूज़ कर लिया जाता है।